10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 29 मार्च 2023 को जो साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए एक मॉडल पेपर है ये। तो इस वीडियो में आपकी जो 80 नंबर का पेपर आएगा उससे संबंधित ये पूरा एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप शुरू से अंत तक देखना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न आपके ये है कि ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसके विलयन में हम सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ के श्वेत अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप क्या होता है? ये अवक्षेप का मतलब ये होता है वो उसमें पानी में विलयशील नहीं होगा, अविलय होता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है इसमें हम इसमें सोडियम क्लोराइड का जब हम विलयन मिलाएंगे तो किसके अवक्षेप प्राप्त होंगे? उसमें हमारे को ये सिल्वर क्लोराइड के जिसमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं। इन दोनों की हम अभिक्रिया लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा आपके इस प्रकार से आएगा NaCl। तो यह आएगा आपके NaCl प्लस यह आएगा आपके AgNO3। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो ये Ag इस Cl के साथ में मिल जाएगा और ये AgCl बनेगा। अगला प्रश्न आपकी कि चींटी के डंक में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और एसिडिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, चाहे वो नींबू हो या फिर संतरा हो। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप हीरा। हीरा एक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट ये अधातु है तो भी विद्युत का जो सुचालक होता है। ये कार्बन का एक अपरूप होता है, क्रिस्टलीय अपरूप जिसको हम कहते हैं। और गैलियम एक ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर जो मतलब पिघल जाती है। तो इस प्रकार का जो ये तत्व है। नेक्स्ट है आपके शरीर में समन्वयन किसके द्वारा होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ट्राइलोबाइट क्या है? तो ट्राइलोबाइट एक जीवाश्म अकशेरुकी है। तो ये हो जाएगा आपके जीवाश्म अकशेरुकी, जो कि ट्राइलोबाइट एक का उदाहरण है। नेक्स्ट है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबत आपतित होती है तो इसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखो ये मान लो एक दर्पण है और इसके ऊपर है जो एक अभिलंबत, ये लंबवत होगा, इसका अभिलंब होगा। इसी लंब के ऊपर अगर आपको जो प्रकाश की किरण आती है तो वापस इतना ही कोण बना के जाएगी। तो 0 डिग्री से आ रही तो 0 डिग्री से ही जाएगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R होता है, ये परावर्तन का नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो अगर वो 0 डिग्री बना रही इसके साथ में कोण, तो जाने वाली किरण भी 0 डिग्री ही कोण बनाएगी। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे हम? 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर स। मानव में निषेचन की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अंडवाहिनी में। नेक्स्ट है प्रकीर्णित प्रकाश का जो वर्ण है वो निर्भर करता है। तो ये प्रकीर्णित करने वाले जो कण होते हैं उनके आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? इसमें नहीं पूछा गया है, ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके आता है, तो इसको आप देख लेना। तो तापीय प्रभाव पर कौन कौन है वो देख लो पहले। विद्युत हीटर होता है, तापीय का मतलब जिसको बिजली देने पर वो गर्म होता है, तो ये विद्युत हीटर होता, और बल्ब भी होगा और विद्युत इस्त्री भी होगी। तो इसका जो आंसर वो आपके हो जाएगा विद्युत पंखा। ये विद्युत पंखा जो होता है वो यांत्रिक इसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे विद्युत पंखा। आपके साइंस के लिए मैंने 3 टेस्ट अपलोड कर रखे हैं ऐप के ऊपर, तो आप ऐप को डाउनलोड करके वो टेस्ट दे देना। इसकी पूरी PDF जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का जो लिंक है मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसको डाउनलोड करना है। या फिर प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको सीधा सर्च करना है SHRI श्रीराम CLASSES, इस नाम से आपको सर्च करना है। आपको जो अपना यूट्यूब का लोगो है सेम लोगो के नाम से आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 10वां क्वेश्चन है धूप में रखे सौर सेल से कितनी विद्युत उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 0.7 वाट। अगला प्रश्न आपकी 11वां है आहार श्रृंखला में कितनी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? तो हमेशा याद रखना आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो हमेशा कमी होती है, ह्रास होती है। और वो ह्रास कितना होता है? 90% कमी होती है। 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंच पाती है। तो स्थानांतरण कितना होगा इसमें? केवल 10%, 90% की तो हानि होती है। अगला प्रश्न है कुला कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है? तो ये कुला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बार बार पूछा जाता है। तो कुला का जो नाम है आपको हिमाचल प्रदेश के साथ में रखना है। यहाँ पर जो एक प्राचीन नहर प्रणाली है। और राजस्थान के बारे में आप याद रखेंगे खड़ीन, जिसको आपकी किताब में नाम खदीन दे रखा है, वो खड़ीन है। खड़ीन के अलावा आप इसमें टांका नाम याद कर सकते हैं। खड़ीन टांका ये आपके राजस्थान से संबंधित है। बावड़ी भी जल संरक्षण की एक तकनीक हुआ करती थी प्राचीन समय में। आपको अपनी किताब ये कॉपी में जो इस प्रकार से 12 प्रश्नों के उत्तर एक साथ देने, इस प्रकार से टेबल बनानी है। 2 लाइनों में सारे उत्तर आपके आ जाएंगे और अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आपको पूरी टेबल बना के आंसर एक साथ लिखना है।
फिर आपका दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आपके रिक्त स्थानों का आएगा। तो इसमें आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देख लेता हूं इसमें। पहला जो प्रश्न है कि कार्बन का वह अपरूप जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फुटबॉल से आपको याद कर लेना है, जो फुलरिन होता है वो फुलरिन फुटबॉल से संबंधित होता है। फ से फ याद कर लेना, ठीक है, फ से फ, फुटबॉल और फुलरिन। तो ये इसको हम बक मिनिस्टर भी कहते हैं, इसको बक्की बाल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फुलरिन। जो फुलरिन जो है वो कार्बन का कैसा अपरूप है, ये क्रिस्टलीय अपरूप है। इसी प्रकार से फुलरिन के साथ में एक तो आपको हीरे का नाम याद कर लेना है, हीरा, और एक आपके ग्रेफाइट। हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये तीनों है जो आपके विद्युत के ये इसके कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। नेक्स्ट आपके आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा पर आने वाले तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं। जो सीढ़ी नुमा जो आपके दे रखी है उसमें इस प्रकार से इसके जो आती है उसमें आपके उप धातु होते हैं, इसको हम अर्ध धातु के रूप में भी जानते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके उदाहरण हैं। आपसे पूछे कि 2 अर्ध धातुओं के नाम लिखिए, आप लिखेंगे एक तो सिलिकॉन और एक आप लिखेंगे जर्मेनियम। नेक्स्ट आपके पेप्सिन नामक जो पाचन है वो किसका पाचन करता है। तो पेप्सिन प से प याद कर लेना है, प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पे भरेंगे आप प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। मादा में द्वितीयक जनन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन कौन करता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मादा में द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनका नियमन करता है। अच्छा, पुरुषों में जो लैंगिक हार्मोन है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि नर का जो नर जनन हार्मोन कौन सा है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। महिला ये मादा में तो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो नर का आपको कमेंट करके बताना है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है, ए आपको याद कर लेना है अमीटर। यहाँ पे अगर वी लिखा होता सेम तो आपको क्या करना पड़ता फिर वोल्ट मीटर। देखो अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा मापने का काम करता है और इसको एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है वो विभव मापने का कार्य करता है। एक चालक के 2 सिरों के उत्पन्न जो बल होता है उसको मापने का कार्य करता है, विभवांतर मापने का कार्य करता है। इसको वोल्ट में मापा जाता है। किस क्रम में क्या मापते हैं इसको, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, जबकि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इस अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाएंगे, तो इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो ये तो अमीटर हो जाएगा आपके श्रेणी क्रम में, और इसका आपको मात्रक पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आप एम्पियर बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, यानी कि उसकी दिशा को बदल देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दिक् परिवर्तक कहते हैं। दिक् परिवर्तक है ना, इसको हम कहेंगे दिक् परिवर्तन, दिशा बदलने वाला, दिशा को परिवर्तित करने वाला। नेक्स्ट जब आपका अब तक हमने जो 12 तो अवसर देख लिया ऑब्जेक्टिव, और 6 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थानों के देख लिए। टोटल आपके 18 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आपके 12 वापस वन लाइनर आएंगे, तो इनको भी हम अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके ये है कि वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किया जाता है। तो ये जो होती है वो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी होती है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वो AgBr होता है। इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर अलग से विस्थापित होगी और ब्रोमीन गैस अलग बन जाती है, तो ये सूर्य के प्रकाश से विघटित हो जाएगी। तो ये AgBr का नाम याद कर लेना है, सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि ये फोटोग्राफी में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, ये सूत्र दे रखा आपको, ये CuSO4 और 5H2, ये कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है ये, और ये इसको हिंदी में जो कहा जाता है इसको नीला थोथा कहा जाता है। आपको कॉपर विलियन का नाम रंग भी पूछा जा सकता है, तो आपको करना है इसमें नीला रंग होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है ये CuSO4 और 5H2, इसमें जो 5 है वो क्रिस्टलन का जो जल है, 5 है जो क्रिस्टलन का जल है। ये जो जल के अणु उसको क्रिस्टलन जल का अणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का नाम बताना है। तो तांबे के शुद्धिकरण में कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसको काम में लिया जाता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। नेक्स्ट है, ये सूत्र दे रखा आपको एथेनोइक अम्ल का। एथेनोइक अम्ल जिसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH, जो कि सिरका में भी पाया जाता है। सिरका में भी एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। तो ये आपको इसका संरचना सूत्र बताना है। तो ये जो बीच में आ जाएगा C, और ये H इसके तीनों तरफ लगेगा, और COOH, और O इसके साथ में डबल बॉन्ड में लग जाएगा। क्लोरीन समस्थानिकों का परमाणु भार लिखना है। तो क्लोरीन का जो समस्थानिक,
क्लोरीन का जो समस्थानिक परमाणु भार होता है वो Cl35 और Cl37 हो जाएगा, एक 35 और एक 37 है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है। तो अंतःकरण जो होता है वो कर्ण संतुलन से संबंधित होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये है कि ये अंतःकरण वाला तो हो गया, ये अंग संतुलन का कार्य करता है। स्पाइरोगोयरा में जो प्रजनन का विधि है वो कौन सी है। इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है और अलैंगिक में भी आपको खंडन विधि का नाम लिखना है। आपको ये कुछ नाम है विशेष तौर पे याद कर लेना है। एक तो आपको अमीबा का नाम याद कर लेना है, एक आपको यीस्ट का नाम याद कर लेना है, अमीबा, यीस्ट और ये स्पाइरोगोयरा, और एक आपको याद कर लेना है प्लेनेरिया। इन 3-4 के नाम है जो इनकी प्रजनन जो विधि है, अलैंगिक जनन विधि, इनके आपको प्रकार देख लेने हैं। तो खंडन विधि लिखेंगे हम इसमें स्पाइरोगोयरा में। नेक्स्ट है अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है। तो अमीटर जो होता है उसको विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर में विद्युत धारा को मापता है। तो बाकी आप समांतर क्रम की बात करें तो वो हमारा वोल्ट मीटर होगा। ये अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो माइकल फेराडे के द्वारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं है, किस दिशा में है, यह जानने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का कार्य उपयोग करते हैं। इसमें लिखेंगे हम गैल्वेनोमीटर। पवनों का देश किस देश को कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। विंड मिल यहाँ पे आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। क्वेश्चन नंबर 12 है रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। CFC का जो उपयोग है वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 30 लेके 12 वन लाइनर। अब हम देखेंगे आपके भाग ब में, खंड ब में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से लगा के 17 ये जो क्वेश्चन है ये आपके टोटल 4 से लगा 17 तक 2-2 नंबर के होंगे और ये 13 क्वेश्चन होंगे। 13 दूनी 26 नंबर के क्वेश्चन आपके भाग ब में होंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हेमेटाइट और कॉपर पायराइट इन दोनों के आपको सूत्र बताने हैं। तो हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का एस का होता है, Fe2O3 इसका सूत्र होता है, और कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2, ये आपके कॉपर पायराइट का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बन के 2 गुणधर्म बताइए जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों का एक विशाल श्रृंखला दिखाई देती है। तो पहला तो गुण है कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, चेन वाला जो गुण पाया जाता है, और दूसरा जिसमें चतुर्संयोजकता पाई जाती है। फिर आपको बिंदु संरचना बतानी है सल्फर के परमाणु की। तो सल्फर को हम S8 से लिखते हैं। इसके 8 परमाणु को इस प्रकार से गोले के रूप में बना देना है और ये इसकी बिंदु संरचना आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 7 आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग किसे कहते हैं, ये कितने कितने होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज यानी कि जो आड़ी लाइनें होती हैं उसको हम आवर्त कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर जो खंभे के रूप में होते हैं ना उनको हम कहते हैं वर्ग। जो खड़ी लाइनें होती है उसको तो हम इसमें वर्ग कहते हैं और आड़ी लाइनों को क्षैतिज कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग है और 7 इसके आवर्त हैं। अच्छा, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी इसका जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पादपों में कोई 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम लिखिए। ये उत्पाद किस ऊतक से संचित रहते हैं। तो 2 उत्पादों के नाम लिखने, एक तो आप रेजिन लिख सकते हैं, दूसरा आप गोंद लिख सकते हैं। दोनों ये अपशिष्ट उत्पाद के रूप में है और ये अपशिष्ट जो विशेष रूप से जो पुराने जाइलम होते हैं उसमें ऊतक के रूप में जो संचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जीवाणु और वायरस जनित जो यौन संचारित रोग जिसको हम शॉर्ट में STD कहते हैं, तो उसका एक आपको उदाहरण बताना है। तो जीवाणु जनित यौन संचारित रोग में गोनेरिया है और वायरस जनित यौन संचारित रोग इसमें एड्स है। एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है जो HIV नामक वायरस के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपको राइजोपस का जो बीजाणु समागम है इसका आपको चित्र बताना है। कम से कम 2022 के पेपर में आपके 20 नंबर के जो केवल चित्र पूछे गए थे, तो जितने भी आपकी किताब के चित्र बनते हैं उनको आप अच्छे प्रकार से देख लेना एक बार। तो राइजोपस में बीजाणु समागम का आपको चित्र बताना है। तो ये आपकी जो राइजोपस में बीजाणु समागम का चित्र है, इसमें आपको यहाँ पे बीजाणु बता देना है एक राइजोपस का आकृति बना के, और ये इस प्रकार से आकृति करके इसका आपको नामांकित चित्र बनाएंगे तो आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विवर्तन किससे कहते हैं। देखो विवर्तन भी एक प्रकाश का गुण होता है। जैसे विवर्तन प्रकाश का जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसी प्रकार से विवर्तन भी प्रकाश का एक गुण होता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश के परिपथ में कोई एक पारदर्शी वस्तु रख दी जाती है
तो अत्यंत छोटी वस्तु हो तो जो प्रकाश है उस सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़कर जो मुड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको दर्शाता है। तो प्रकाश का जो विवर्तन इसको कहा जाता है। यानी कि कोई, जैसे मान लो ये प्रकाश है, यहाँ पे बीच में जो छोटी सी कोई आकृति रख दी, अपारदर्शी वस्तु, तो ये इसके किनारों से मुड़ के जाएगा। इस वाले घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। जब परावर्तक पर से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है उसको तो कहते हैं ये परावर्तन, और ये इसके अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको हम कहते हैं अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ऊर्जा की जो दर है उसका निर्धारण किसी युक्ति या फिर यंत्र द्वारा प्रति सेकंड जो किए गए कार्य हैं उसके द्वारा किया जाता है। तो ऊर्जा की जो दर है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, किया गया कार्य बटे लिया गया समय, वो समय किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर क्या होता है। तो आर्मेचर आपने जो इसमें विद्युत मोटर में और इसमें जो जनरेटर होता है उसमें आपने देखा होगा ये आर्मेचर। तो व्यावसायिक मोटरों में कुंडली तथा नर्म लोहे क्रोड के जिस कुंडली को लपेटा जाता है उसको आर्मेचर कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो विद्युत मोटर की जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। तो आर्मेचर का कार्य विद्युत शक्ति, इसकी मोटर की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्यूज तार का ये अनुमंता 15 एम्पियर है। तो इस कथन से क्या अर्थ है। ये 15 एम्पियर जो होता है फ्यूज तार जो उपयोग में लिया जाता है वो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए काम में लिया जाता है इसको, और इस परिपथ में अधिक से अधिक जो 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है। यानी कि किसी फ्यूज तार के ऊपर लिखा हुआ है 15 एम्पियर, तो उस फ्यूज तार से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है। अगर ये जो 15 एम्पियर से धारा बढ़ जाएगी तो वो फ्यूज पिघल जाएगा और परिपथ स्वतः ही बंद हो जाएगा। इसलिए बाकी के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने कमरे में, मकान में, उन सभी को जलने से बचाने के लिए इस फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके 15 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये ए रहा और ये बी रहा, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको दो क्रम में दे रखे हैं। ये वाला, ये तो दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम वालों को एक करेंगे, फिर हम इनको आपस समांतर क्रम में भी ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम तो आसान है, ये R1 ले लेते और ये हमारा R2 है। तो इसका तो हो जाएगा R बराबर, श्रेणी क्रम में इस वाले का देखेंगे तो R1 प्लस R2, जो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो इसका जो ऊपर है वो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो नीचे वाला है ये श्रेणी क्रम में, इसको भी जब हम सही रूप में लिखेंगे, हल करेंगे इसको, तो ये 1 ओम ये और 1 ओम ये, टोटल ये भी कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब ये जो आकृति आपकी इस प्रकार से बन गई है, ये इस प्रकार से, और फिर इसमें आपको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ नीचे भी 2 ओम है। अब ये समांतर क्रम में आ गए हैं। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो इसका उल्टा होता है। ये तो R होता है और समांतर क्रम में 1/R होता है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान 2 ओम लेंगे और R2 का मान भी 2 ओम है। तो 2 और 2 कितने हो गए आपके, ये लघुत्तम लेके इसको जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1 ओम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं, कि 2 जीवाश्म ईंधन का आपको नाम लिखना है। देखो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ऊर्जा की जो अनवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, इनको हम बार बार जो उपयोग में नहीं ले सकते हैं। जैसे 2 जीवाश्म ईंधन के उदाहरण के रूप में एक तो पेट्रोलियम का नाम याद है और एक आपको खनिज कोयला का नाम याद कर लेना है। ये दोनों आपके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, एक तो पेट्रोलियम है और एक आपके खनिज कोयला। इन दोनों को हम अनवीकरणीय पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं। ये तो आपके खंड ब। अब आपके खंड स में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 चौक 12 नंबर का आपका खंड स होगा। तो देख लेते हैं पहला इसमें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है उसको परिवर्तन करने का कार्य करते हैं, या तो उसको बढ़ा देंगे या फिर इसको कम कर देंगे। तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या फिर मंद कर सकते हैं, परंतु स्वयं में जो अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे इसका जो दूसरा प्रश्न है, क्या होगा जब हम कॉपर सल्फेट में फेरस मिलाएंगे। तो ये जो फेरस है इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, ये कॉपर बाहर निकल जाएगा और फेरस इसकी जगह पे आ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा। तो ये CuSO4 प्लस Fe को डायरेक्ट हम लिखेंगे FeSO4 और कॉपर बाहर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से जिंक की बिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बाहर निकल जाएगी और ये जिंक इस सल्फ्यूरिक के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएंगे और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हैं।
अगला जो प्रश्न आपके 18वां क्वेश्चन है, किन्हीं 3 पादप हार्मोन का नाम और उनके प्रत्येक आपको कार्य बताना है। तो 3 पादप हार्मोन कौन कौन से, एक तो आप ऑक्सिन लिख सकते हैं, एक आपको जिब्रेलिन लिख सकते हो और एक आपको एब्सिसिक अम्ल भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही आपके पादप हार्मोन है और इनके आपको कार्य बताने हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन है जो कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। इसी प्रकार से दूसरा हार्मोन है आपका जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन भी एक वृद्धि हार्मोन ही है और यह तनों की वृद्धि के कार्य करता है। तो तने की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा होता है। एब्सिसिक जो अम्ल है ये आपके वृद्धि का दमन यानी कि इसको वृद्धि को कमी करने वाला कार्य है और ये जो हार्मोन है वो पत्तियों का मुरझाना इसी हार्मोन का उदाहरण है। इसके अलावा आप साइटोकाइनिन भी लिख सकते हैं जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके, समयुग्मजी RR पुष्प में लाल रंग के लिए, विषम युग्मजी ये RR पुष्प में गुलाबी रंग के लिए, समयुग्मजी RR पुष्प में श्वेत रंग के लिए उत्तरदायी है। विषम युग्मजी गुलाबी पुष्पों के युक्त 2 जनकों में क्रॉस करके आपको संतति का जो चेकर बोर्ड है उसकी पद्धति को जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात आपको लिखना है और उसको आरेख के माध्यम से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन किसे कहते हैं? तो समंजन अभिनेत्र लेंस की जो वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन है इसमें 0.5 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। तो एक तो आपको लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो याद कर लेना है, डायप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे P = 1/f, यानी कि जो ये लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है और ये f का जो मान है वो आपके मीटर में होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा तो उसको मीटर में निकाल के फिर आपको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 1/0.5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 में भाग देंगे 5 का जो कि 2 डायप्टर के बराबर होगा। ये अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी जो लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायप्टर के बराबर आएगी। तो इस प्रकार से आपको इसका मान ज्ञात कर लेना। ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, D से इसको हम डिनोट करते हैं। फिर आपके खंड द में बताना है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका आपको रासायनिक सूत्र और का उपयोग बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो कॉपर सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है, CuSO4 होता है और इसका उपयोग एक तो सजावटी सामान बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, इसके अलावा जो डॉक्टर प्लास्टर चलाते टूटी हुई हड्डी के ऊपर उसमें कॉपर सल्फेट का ये होता है। एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं, कैल्शियम सल्फेट सूत्र इसका वापस देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और H2। तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है और ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिप्सम होता है जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2, इसको 373 केल्विन पर जो गर्म किया जाता है और इससे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो मूर्तियाँ बनाने में, इसके अलावा सजावट का सामान बनाने में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपकी ये है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र पर रंग क्यों नहीं बदलती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है वो आयनन नहीं होगा और ये अपने इसका आयनन नहीं हो पाता है और ये अपने जो अम्लता का गुण वो प्रदर्शित नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट के 2 रूपों का आपका नाम लिखना है। तो एक तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर लिख सकते हैं, तो इसमें चूना पत्थर, एक आप इसमें चौक लिख सकते हैं, खड़िया, और एक संगमरमर भी इसमें लिख सकते हैं, संगमरमर, मार्बल। तो ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। फिर आपको प्रश्न संख्या इसके अथवा में जो क्वेश्चन है इसमें आपको सुमेलित करना है। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं प्रबल अम्ल को। प्रबल अम्ल जो इसमें आपके क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम नमक का अम्ल कहते हैं, और फिर मिलाएंगे हम प्रबल क्षार से। प्रबल क्षार हो जाएगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर मिलाएंगे हम दुर्बल क्षार से, तो दुर्बल अम्ल से, तो ये HCN दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल क्षार से मिलाएंगे तो ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इस प्रकार से आपको इनसे मिलान कर लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया POP, जिसको हम कहते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताना इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा, क्या कारण है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो कॉपर, ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट इसका सूत्र होता है। मैंने पहले इसको कॉपर सल्फेट बोल दिया था, इसको कैल्शियम सल्फेट है। ये थोड़ा सा इसको वापस चेक कर लेना। अगला प्रश्न इसमें आपके सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड और एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती हैं।
तो देखो, जब हम सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसका विद्युत अपघटन करेंगे, तो इसके कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, कैथोड पर तो लिखेंगे हम H2 और एनोड पर लिखेंगे हम Cl2। ठीक है, ये वाली गैस आपको उसमें लिख लेनी है। अगला जो प्रश्न आपके 22 नंबर है कि तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, और मानव हृदय की लंबवत काट का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं तरल संयोजी उत्तक। जो हमारा रक्त होता है, रुधिर होता है, रक्त एक तो तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि रुधिर को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। फिर आपको अपनी किताब से ये मानव हृदय का जो लंबवत काट का जो नामांकित चित्र है वो अच्छी प्रकार से बना लेना है। ये अपने मानव हृदय का एक लंबवत काट का चित्र है जिसमें आपको महाधमनी, महाशिरा, दायां आलिंद, दायां निलय, पेरिकोडियम, बायां निलय, बायां आलिंद और फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी ये अपवाद का कार्य करती हैं। आपने देखा होगा ये उल्टा काम करती हैं, जैसा नाम है वैसा काम नहीं होता है इनका। फिर अगला क्वेश्चन आपको ये है कि मानव का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, इसकी आपको दो विशेषताएं बतानी है कि मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र की कौन कौन सी दो विशेषताएं। तो पहला तो ये कि ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है और ऑक्सीजन रहित जो रुधिर होता है, ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है वो कभी भी आपस में नहीं मिलता, हमेशा ही वो अलग अलग रहता है। दूसरा ये है कि मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्त शरीर का एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके ये अथवा वाला करेंगे तो रंध्र किसे कहते हैं। तो रंध्र क्या होता है, पत्तियों का ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको रंध्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र जबकि वस्तु स्थिति अनंत और दर्पण के जो ध्रुव है उसके बीच में हो। आपको उसका प्रतिबिंब, उसकी आकार और ये वाली चीज़ उत्तल दर्पण के बारे में बतानी है। दूसरा आपके प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। या फिर आपको इसके अथवा में करना है, गोली दर्पण के लिए नई कार्ती जो चिन्ह परिपाटी उसका आरेख के द्वारा समझाना है, और 2 आपको इसमें परिभाषा और लिखनी है। परिभाषा लिखनी है एक तो आपको मुख्य अक्ष की और एक आपको मुख्य फोकस दूरी की। तो ये तो वो रेखा चित्र है जिसमें वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। तो ये आपके इसमें इस प्रकार से इसका रेखा चित्र बना लेना है। अपवर्तन के नियम में देखेंगे, पहला नियम तो ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम का जो पृथक करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर आप दूसरा नियम लिखेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की जा किसी भी प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम में आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जो जा होती हैं इसका अनुपात स्थिर होता है, एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर के रूप में इसको जाना जाता है। यही आपका जो स्नेल का नियम कहलाता है। ये चिन्ह परिपाटी का नियम, सभी दूरियां हैं जो ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव के दाईं ओर प्लस लेते हैं, ध्रुव के बाईं ओर माइनस लेते हैं, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई जो होती है वो प्लस में लेते हैं, मुख्य अक्ष के जो नीचे दूरी जो लेते हैं उसमें माइनस में लेते हैं। तो ये एक प्रकार से ये जो हम आपका जो ये वाला जो चिन्ह पड़ते हैं निर्देश तंत्र, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश है। इधर प्लस होता है, ये माइनस होती है, ऊपर वाली प्लस और नीचे वाली माइनस होती है। सेम इसी प्रकार का ये होता है। यहाँ पे बीच में जो ओ है ये हमारा मूल बिंदु, ये ध्रुव के रूप में होता है। तो ऊपर जो दूरी मापेंगे वो प्लस में मापेंगे, नीचे दूरी मापेंगे मुख्य अक्ष से तो वो माइनस में मापेंगे। ये ध्रुव से दाईं ओर प्लस में मापेंगे, ध्रुव से बाईं ओर हमेशा माइनस में मापेंगे। और आपतित प्रकाश की जो दिशा है वो हमेशा एक्स नेगेटिव दिशा की ओर से ही आएगी, बिंब बाईं ओर रखा जाता है। और इस प्रकार से आपको इस पूरी आकृति को बना लेना है। अगला जो प्रश्न आपके ये कि परिभाषा लिखनी है आपको मुख्य अक्ष की। तो किसी लेंस के दोनों वक्रता के अंदर जो C1 C2 है इसको मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और दूसरा है फोकस दूरी। तो प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी है उसको फोकस दूरी के रूप में जाना जाता है। इसको हम एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और ये जो फोकस दूरी है वो आपका जो लेंस की क्षमता होती है उसको मापने का कार्य काम आती है। और आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्ले स्टोर पर आपको इस नाम से ऐप मिल जाएगा। ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 10वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। मैथ्स के लिए आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और छूट गया, इसको हम देख लेते हैं। ये कि
जाइलम से संबंधित एक क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। एक आपको ये पत्ती का आपको ये अनुप्रस्थ काट का जो चित्र है वो आपको अच्छे प्रकार से समझ लेना है। एक आपके प्रश्न था रंध्र वाला, तो रंध्र पर्ण पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको हम रंध्र कहते हैं। तो ये पूरा आपका जो एक पेपर है, इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप के ऊपर आपको कक्षा 10 के फोल्डर में आपको फ्री मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड करके उसको वहाँ पे पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को वहाँ पे एक बार जो रिवीजन कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप जो 10वीं क्लास की जो मैंने 3 टेस्ट अपलोड करके उन 3 टेस्ट को दे देना, आपके वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा